गर्मियों की छुट्टियां हों और बच्चे अपने नानी मामा के घर ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मैं छोटी सी थी। 2 महीने की छुट्टियों में मामा के घर जाना हमें उत्साह से भर देता था। हम सारे भाई बहन छुट्टियों में मामा के यहाँ जाते थे। स्कूल के जीवन से, पढ़ाई के बोझ से, परीक्षाओं की डर से बाहर निकलना और शहर के कोलाहल से दूर होकर गांव के शांत वातावरण में एक वरदान सा लगता था। वहाँ पहुँचते ही हम जैसे लगता था पिंजरे से छूट गए हों। जी भरकर मस्ती करना, तरह तरह के खेल खेलना, झूला झूलना, दौड़ लगाना, पेड़ों पर चढ़ना, ये सारे हमारे खेल हुआ करते थे। दोपहर होती थी तो हम मामी के साथ गांव के बाहर पशुओं के लिए बने एक बाड़े में चले जाते थे। ऐसे ही परिवेश में मुझे अपनी इस कहानी की नायिका मिली थी। शायद हम बच्चे चोर पुलिस ऐसा ही कोई खेल खेल रहे थे जब हमारा ध्यान पेड़ के पीछे से झांकती हुई एक लंबी तीखे नैन नक्श वाली एक सांवली सी लड़की पर गया। हमारे बुलाने पर वो बेझिझक हमारे पास दौड़कर आ गई। वो करीब 15 साल की थी, पर दुबली पतली होने से जैसे मेरे जैसे ही लग रही थी। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल की थी। उसका नाम कहारो था। मुझे उसके नाम के अर्थ से कोई लेना देना नहीं था। वो कहार जाति की थी, ये बात मेरी बुद्धि से बिल्कुल परे थी। मैंने उसका नाम कारो समझा, जो मेरी समझ में बहुत ही प्यारा सा नाम था। उसने बताया कि वे गांव के दूसरे छोर पर अपने पिता के साथ रहती है। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसके पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे, खिलौने, दिए, मूर्तियाँ ये सब बना करके और उसे बेचती थी। उसने मुझे बताया कि वो कभी स्कूल नहीं गई है, जिसे सुनकर मुझे बहुत ईर्ष्या हुई। मैं सोचने लगी काश मुझे भी कभी स्कूल नहीं जाना पड़ता, मैं हमेशा खेलती ही रहती। धीरे धीरे हमारी जो दोस्ती थी वो गहरी होने लगी। चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो हवा की तरह दौड़ती थी। पलक झपकते ही वो पेड़ पर चढ़ जाती थी और पके हुए आम तोड़ कर ले आती थी। उसकी झूले की पेंग जो थी वो सबसे ऊंची थी। हमारी हर बात वो सहज मान लेती थी। एक बार उसने ऊंचाई से जब तालाब में छलांग लगाई तो काफी देर बाद मछली की तरह पानी से ऊपर आई। हम सबकी तो आंखें उसको देख करके फटी की फटी रह गई। और तो और वो चुड़ैल वाले पीपल से टहनी भी तोड़ लेती थी, जिसके पास भी हम कभी नहीं फटकते थे। अब कारो हमारे शरारती गैंग का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। मेरा छोटा भाई जहाँ उसे हिंदी वर्णमाला सिखाने लगा था, वहीं मैं उसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स सिखाने में जुट गई थी। एक बार मैंने उसकी बाजू पर पेन से इंग्लिश में उसका नाम कारो लिख दिया तो वो खुशी से खिलखिलाते हुए नाचने लगी। तो हमारा ध्यान ही नहीं आता था कि वो हमसे सिर्फ गाँव के बाहर ही मिलती है। जब भी हम उसे घर को चलने के लिए बोलते तो वो टाल देती थी। बचपन जीवन की जटिलताओं, कठिनाइयों और द्वेष से परे होता है। कल्पनाओं की दुनिया में बालमन विचरता है, नित नई उड़ान भरता है। हम भी अपनी आनंदमयी संसार में खोए थे। कारो उस कल्पना के लोक में हमारी परम मित्र थी। सिर से सिर जोड़कर रोज नई मस्तियों की प्लानिंग होती। थक कर टूट जाने तक हम खेलते और समय जैसे हवा के घोड़े पर सवार था। जब तक कारो नहीं आ जाती थी हमारी शरारती टोली अधूरी सी रहती थी। हमारी दोस्ती का गरीब अमीर, रंग रूप या जात पात से कोई सरोकार नहीं था। पर मामी की तीखी नजर से हमारी दोस्ती नहीं बची। उन्होंने हमें प्यार से पुचकार के, डांट के, फटकार के कई बार समझाया कि कारो अच्छी लड़की नहीं है। पर हमें तो अपने मित्र की हर बात पसंद थी। जब हमने अपनी मामी की डांट के बारे में उसे बताया तो वो गंभीर हो गई और चुप होकर पाँव के नाखून से जमीन कुरेदने लगी। मामी के कहने पर मामा ने भी हम पर दबाव बनाया कि हम कारो के साथ ना खेलें। उस समय हम नहीं जानते थे कि गाँव के अंदरूनी तरफ सवर्णों का अधिकार है और बाहरी किनारे पर निम्न जाति के लोग रहते हैं, जिनका गाँव में प्रवेश करना भी वर्जित था। शायद इसी कारण उनके बच्चे भी स्कूली शिक्षा से दूर रहते थे। मामा मामी दोनों ही संकीर्ण हृदय के नहीं थे, पर गांव के भीड़ चाल से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उनको यही लगता था कि उनके शहरी भांजा भांजी गांव की प्रथा तोड़ रहे हैं। कारो हमसे अभी तक केवल बाड़े में या फिर तालाब के पास ही मिलती थी। गांव के अंदर शायद वह कभी भी नहीं आई थी। एक बार एक ऊंचे पेड़ पर जब मैंने उसे दूर से मामा का नीली पुताई वाला 2 मंजिला घर दिखाया तो उसकी आंखें उत्सुकता और प्रशंसा से भर गई। इधर कुछ दिनों से मामी ने अधिक गर्मी का बहाना करके माँ को समझाकर हमें बाड़े में जाने से रोक लिया था। वैसे भी हमारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। माँ को हमारी पढ़ाई की भी चिंता हो रही थी। पूरे 2 महीने हमने खूब मस्ती में गुजार दिए थे। अब मजबूरी में स्कूल का छुट्टियों का काम करना पड़ रहा था। हम कई दिन तक घर में ही रहे। मामी की पैनी नजर हमारी रखवाली करती थी। ऐसे ही किसी दिन, शायद कई दिन इंतजार करके गुस्साई हुई कारो सारी वर्जनाएं तोड़ते हुए दंदनाती हुई घर में घुस गई। मामी रात के खाने के लिए चूल्हा जला रही थी। उसे देखते ही जोर से चिल्ला पड़ी, लेकिन निडर कारो दौड़ती हुई छत पर हमारे पास आ गई।
उसे देखकर हम भी भावुक हो गए और सब बारी बारी उससे गले मिले। गीली आंखें लिए उसने मेरे पेन से सबसे पहले मेरी कॉपी के आखिरी पेज पर योर कारो लिखा और फिर छत के कोने पर पड़े कोयले से छत की दीवार पर बड़ा बड़ा कारो लिख दिया। मामी दिल की बुरी नहीं थी, पर गांव के नियम के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। हम कुछ दिनों के परदेसी मेहमानों के कारण वो कैसे सारे गांव से बैर मोल ले लेती। उन्हें अचकचाया छोड़ कारो चली गई। शायद वो भी नहीं जानती थी कि उसका ये दुस्साहस क्या मोड़ लेगा। उसके जाने के बाद काफी देर तक मामी चिल्लाती रही, झल्लाती रही। माँ के समझाने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन सुबह उन्होंने लीप कर कारो का नाम दीवार से मिटा दिया। हमें घर में कैद कर मामी अब सुबह शाम अकेले ही बाड़े में जाने लगी थी। हमारा उनसे अबोला चल रहा था। हम जानते थे कि मामी को हमारी शरारतें याद आती होंगी, जब जब वो प्यार से हमें छेड़ती, पर हम उनसे बात नहीं करते, ढीठ बने रहते। ऐसे ही एक शाम मामी अकेली ही बाड़े में भैंसों का दूध निकालने गई। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में वर्षा का वेग बढ़ गया। जब कई घंटों के बाद भी मामी घर पर नहीं आई तो सबको चिंता हो गई। बारिश रुक चुकी थी। मामा और माँ, हम सारे बच्चे सीधे बाड़े में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। मामी के माथे पर चोट का निशान था। वो कारो का हाथ पकड़े चारपाई पर बैठी थी। बाद में रुंधे हुए गले से उन्होंने बताया कि जब वो भैंसों वाले शेड के पास पहुंची तो उन्होंने देखा एक काला सांप रेंगता हुआ उनके पैर के पास से निकला। वो डरकर तेजी से मुड़ी पर लड़खड़ाकर गिर गई। जब तक वो संभल कर उठती देखा कि कारो पत्थर से सांप को मार रही थी। मामी डर से बेहोश हो गई और उनके होश में आने तक कारो उनके पास बैठी रही। शाम को हमसे मिलने की चाह में कारो बाड़े की दीवार फांद कर आई थी, पर बारिश होने के कारण वहीं रुक गई थी। मामी को आता देख वह भूसे के ढेर में जा छिपी थी, पर मामी के इतने पास सांप को देख वो उनकी मदद करने से रुक न सकी। सबकी आंखों में कारो के लिए प्रशंसा थी। तभी कारो के पिता उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। मामा ने उन्हें धन्यवाद किया। मामी ने प्यार से कारो की बलाई ली और उसे विदा किया। हमारी खुशी सातवें आसमान पर थी। हमें अपनी बहादुर दोस्त पर नाज था। मामी से हमारी सुलह हो गई। हमें गले लगाकर वो बोल पड़ी, शरारतियों, मुझे माफ कर देना। जब हमें वापस आना था तो मामी का हाथ पकड़े कारो भी बीच गांव से निकलकर हमें विदा करने आ रही थी। आज मामा मामी को किसी का डर नहीं था। ये एक सुखद शुरुआत थी। ट्रेन की रफ्तार पकड़ते ही स्कूल की चिंताएं घेरने लगी और फिर अगली छुट्टियों का इंतजार मन ही मन पांव पसारने लगा।